बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 20। तो नेक्स्ट हमारा लेक्चर है केमिकल नेचर ऑफ डीएनए। डीएनए की केमिकल नेचर जो है हमने फाइंड आउट करनी है। इससे पहले हमने मार्था चेस और एक्सपेरिमेंट्स पढ़े थे। तो यहाँ पे जो हमारे पास वर्क ऑफ फ्रेडरिच माइस्टर है, ये एक साइंटिस्ट था फ्रेडरिच माइस्टर, ठीक है, जर्मन केमिस्ट था। इसने डिस्कवर्ड किया है डीएनए इन 1869, ठीक है। आफ्टर ही डिस्कवर्ड वर्क आफ्टर ओनली 4 years पब्लिशन ऑफ मेंडल वर्क, कि इसने मेंडल की वर्क की पब्लिशन की सिर्फ 4 साल बाद जो है इस पे काम किया, ठीक है। मिस्टर एक्सट्रैक्ट अ वाइट सब्सटेंस फ्रॉम न्यूक्लिक ऑफ ह्यूमन सेल एंड फिश स्पर्म, कि उसने जो न्यूक्लिय था ह्यूमन स्पर्म का और ह्यूमन सेल का और फिश के स्पर्म का, तो उसके अंदर से एक वाइट कलर का मटेरियल निकाला। ही कॉल्ड दिस सब्सटेंस इज न्यूक्लियन। न्यूक्लियन है एज इट एसोसिएटेड विद न्यूक्लियस, कि जो न्यूक्लियस से एसोसिएटेड है वो क्या है, न्यूक्लियन है। न्यूक्लियस से निकाला था ना, उसके सेल से निकाला था। तो न्यूक्लियन वाज एसिड इन नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स। जब इसने इसको टेस्ट किया, इसकी पीएच फाइंड आउट की, तो ये क्या था, एसिड कैरेक्टरिस्टिक था। सो द न्यूक्लियन वाज न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लियन क्या था, न्यूक्लिक एसिड था। सिर्फ 4 साल बाद ही मेंडल के काम के इसने क्या किया कि ह्यूमन सेल और फिश सेल के स्पर्म में से एक सब्सटेंस निकाला, जिसको क्या कहा, ये न्यूक्लियन है। और न्यूक्लियन जो था वो क्या था, एसिड इन कैरेक्टरिस्टिक था। सो इसने कहा कि ये क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। नथिंग वाज नोन, कोई नहीं जानता था द फंक्शन ऑफ डीएनए इन सेल, कि सेल का फंक्शन, डीएनए का फंक्शन क्या है सेल के अंदर। सो बायोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने क्या की, लिटिल रिसर्च इन नेक्स्ट 50 years, के अगले 50 साल तक इसके ऊपर रिसर्च करते रहे। बायोलॉजिस्ट जो थे इसके ऊपर रिसर्च करते रहे। तो वर्क ऑफ पीए लिवेन एक साइंटिस्ट था। इसने क्या किया, न्यूक्लियोटाइड यूनिट ऑफ डीएनए। उसने कहा कि डीएनए जो होता है इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स होते हैं। पीए डिटरमाइन द बेसिस स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस इन 1920, कि 1920 में, यानी कि इतना अर्सा काम करने के बाद यहाँ पे उसने डिस्कवर किया कि जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस होती हैं उसको, डीएनए मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ न्यूक्लियोटाइड, के डीएनए मॉलिक्यूल्स जो हैं वो न्यूक्लियोटाइड के रिपीटिंग यूनिट से बने होते हैं। अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या चीज़ है ये नहीं पता था। ही फाउंड द न्यूक्लियोटाइड्स कॉन्टेन 3 कंपोनेंट्स। इसी ने बताया, पीए वेन ने, कि जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो 3 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, फॉस्फेट होता है PO4 ग्रुप, O के साथ कितने होते हैं, 4 होते हैं इसकी, यानी कि वैलेंसी जो थी, ठीक है। 5 कार्बन शुगर जिसको हम पेंटोज शुगर भी कहते हैं, राइबोज शुगर जो होती है, डिऑक्सी राइबोज इसके अंदर आ गई, राइबोज भी थी और क्या थी, डिऑक्सी राइबोज थी, दोनों ही, ठीक है। उसके बाद यानी कि हाइड्रोक्सी ग्रुप एक इसमें जो है वो कम होने की वजह से उसको क्या कहते हैं, डिऑक्सीराइबोज। नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस, ये नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस जो थी दे आर 2 टाइप्स, ये 2 तरह की थी, प्यूरीन और पिरिमिडीन। प्यूरीन जो थी दे हैव अ डबल रिंग थी, इसके अंदर एडेनिन और गवानीन होती थी, ए एब्रिवेटिव और ये इसका जी। उसके बाद ये सिंगल रिंग होती थी, थायामीन और साइटोसिन होती थी, ठीक है। प्राइमिडीन जो थी, प्राइमिडीन में के अंदर जब आरएनए की, ये डीएनए की बात करें, जब आरएनए होता था, आरएनए सिंगल स्ट्रैंड है तो आरएनए कंटेन यूरासिल इंस्टेड ऑफ टी, यानी कि थायामीन की जगह पे आरएनए में क्या आएगा, यूरासिल आएगा। तो इन्होंने कहा है कि ये डबल रिंग हैं और सिंगल रिंग हैं, तो इनके स्ट्रक्चर्स जो हैं वो मैं आपको बना के बताती हूँ। स्ट्रक्चर्स देखेंगे तो आपकी इसकी समझ आएगी कि किस तरह से हैं डबल रिंग और जो है वो सिंगल रिंग का क्या स्ट्रक्चर है। जी स्टूडेंट्स, तो इनके स्ट्रक्चर्स देखें मैंने ड्रा किए हैं। मैंने आपको फॉस्फेट का बताया था, जो कि हमें साइंटिस्ट जो है पीए लिवेन, उसने हमें न्यूक्लियोटाइड का बताया था कि न्यूक्लियोटाइड क्या चीज़ होती है। तो ये देखें न्यूक्लियोटाइड, ये रहा न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड के अंदर उसने कहा है कि उसके अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक उसका फॉस्फेट ग्रुप होता है, एक राइबोज शुगर होती हैं और एक अंदर इसके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन बेस होती है। तो ये देखें, ये बेसिक जो हमारे पास स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोटाइड का वो ये वाला है। देखें ना, इसमें सबसे पहले ये 5 कार्बन शुगर हो गया। उसने कहा कि ये 5 कार्बन होता है, तो ये 5 कार्बन है, 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन हो गया, सही है। अब इसके ऊपर उसने कहा है कि बेस होती है और PA4 होता है। जो 5 कार्बन होती है ना बेटा, इसके ऊपर ये ग्रुप लगा होता है जिसको हम फास्फेट ग्रुप कहते हैं। 5 कार्बन के ऊपर कौन सा ग्रुप लगा होता है, फास्फेट ग्रुप लगा होता है। और 1 कार्बन जो होती है ये बेस लगी होती है। ये बेस कौन सी है, ये नाइट्रोजन बेस है, सही है। तो ये हमारे पास न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हमने 5 कार्बन स्ट्रक्चर बनाना है। उसकी
कार्बन नंबर 5 जो पोजीशन है उसके ऊपर क्या लगा देना है, PO4। नेक्स्ट मैं आपको इसका जो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है वो भी बना के दिखाती हूँ। पहले इसको समझें कि जो फर्स्ट कार्बन है उसके ऊपर हमने क्या लगा दी है, बेस है। बेस कौन सी है, वही नाइट्रोजन बेस है। सही हो गया। इसके बाद अब हमारे पास आते हैं डीऑक्सीराइबोज की तरफ, DNA की तरफ, कि हमने कहा है कि नाइट्रोजन बेस जो होती है, यही नाइट्रोजन बेस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। नाइट्रोजन बेस जो होती है उसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है डीऑक्सीराइबोज होते हैं और एक होती है राइबोज शुगर होती है। ठीक है, तो अब देखें डीऑक्सीराइबोज के अंदर एक हाइड्रोक्सी ग्रुप कम होता है, यानी O जो होता है A कम होता है। C5H10 और O कितने होते हैं, 4 होते हैं। सही है। अब ये देखें, ये 5 कार्बन था, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, और ये क्या है, 5 कार्बन है। सही है। फर्स्ट कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, सेकंड कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, यहाँ भी हाइड्रोक्सी ग्रुप है, और ये सारे ग्रुप्स मिला के कितने बनते हैं, C4। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, डीऑक्सीराइबोज, जिसको हम DNA कहते हैं। इसके बाद राइबोज देखते हैं, जिसको हम पेंटोज शुगर भी कहते हैं। तो इसमें बेटा देखें 5 कार्बन ही हैं, H हमारे पास 10 ही है, सिर्फ एक O का इजाफा हुआ है। O जो है वो हमारे पास क्या है, 5 है, जिसको हम पेंटोज शुगर भी कहते हैं। तो देखें कार्बन 2 पे यहाँ पे O नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, O है, हाइड्रोक्सी ग्रुप मौजूद है। इसी हाइड्रोक्सी ग्रुप की वजह से क्या हो गया, C5H10 और O5 हो गए। यहाँ पे O क्या थे, 4 थे। तो ये हो गया राइबोज, और ये क्या हो गया, डीऑक्सीराइबोज, जिसको हम क्या कहते हैं, पेंटोज शुगर कहते हैं, फाइबर कार्बन कहते हैं। वो देखिए मैंने आपको बताया हुआ है, राइबोज और क्या है, डीऑक्सीराइबोज। यहाँ तक समझ आ गया, न्यूक्लियोटाइड का पता चल गया, राइबोज का पता चल गया, डीऑक्सीराइबोज का पता चल गया। ये आपकी बुक पे भी बहुत अच्छे से डायग्राम्स बनाई गई हैं, आप वहाँ से भी कर सकते हो। तो ये फार्मूलाज जो है मैंने काउंट करके ही लिखे हैं, आप इसको लिख लोगे ना तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा स्ट्रक्चर बनाना। ठीक है, आपने फर्स्ट ईयर में भी ये पढ़ा हुआ है, मुश्किल नहीं है बेटा। फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 2 में जहाँ हमने DNA का स्ट्रक्चर बनाया था, वहाँ ये हमने राइबोज और DNA राइबोज पढ़े थे। सही हो गया। तो नई चीज़ जो है हमारे सामने कुछ भी नहीं आ रहा, हम उसी को डिस्कस किए जा रहे हैं। तो अब हमने पढ़ा है प्यूरिन। प्यूरिन जो होती है हैव अ डबल रिंग होती है। इसके अंदर क्या होती थी, एडिनिन और ग्वानिन। तो उसमें बेटा हम देखते हैं इसको डबल रिंग। आपको नज़र आ रही है ना, ये 2 रिंग्स हैं, एक रिंग होती तो ये सिंगल रिंग होती, ये दूसरी रिंग भी इसके साथ है, तो इट मीन्स कि ये क्या है, ये डबल रिंग है, ये भी क्या है, डबल रिंग है। तो ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो किसका स्ट्रक्चर है, एडिनिन का स्ट्रक्चर है। तो देखें इसके अंदर C5 है, H5 है और N भी क्या है, 5 है। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, यहाँ से हमने पोजीशन नोट करनी शुरू की है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये 9 हमने इसकी रिंग्स बनाई हैं। तो आपको पता है कि कार्बन जो होती है, कार्बन के ऊपर क्या होती है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 4 बॉन्ड बनते हैं हमेशा इसके। तो हमने क्या किया, यहाँ C, ठीक है, कार्बन एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, और ये 2 कितने हो गए, यहाँ पे हमारे पास कितने हो गए, 4 बॉन्ड बन गए। N आ गया, इसके साथ ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ भी इसके साथ ट्रिपल बॉन्ड बन रहा था, और ये हमारे पास फिर से 4 बॉन्ड बन गए कार्बन के, ये भी बन गए 4, 2 और 1 3 और 1 4, इसके भी 2 और 1 3 और 1 4। तो ये हमारे पास डबल रिंग हो गई किसकी, एडिनिन की। एडिनिन का स्ट्रक्चर हमारे पास किस फॉर्म में आ गया, डबल रिंग में आ गया। उसके बाद हम जो है ग्वानिन का स्ट्रक्चर देखते हैं, ये भी जो है ये क्या है, ये भी डबल रिंग है। इसकी भी पोजिशंस हम यहाँ से नोट शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये भी क्या है, डबल रिंग है। इसके अंदर C हमारे पास कितने हैं, 4 हैं, H5 हैं, O5 हैं, N5 हैं, और O क्या हैं, 2 हैं। ठीक है, उसमें O नहीं था हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे भी O मौजूद है, और यहाँ पे भी हमारे पास O मौजूद है। यानी कि इसके अंदर हमारे पास कितने O आ गए हैं, 2 O आ गए हैं। सॉरी, O1 है, O2 नहीं है, सॉरी, सिर्फ एक O है, 1 है यहाँ पे। ये रेज कर देंगे हम लोग के O जो है हमारे पास क्या है, 1 है। सही हो गया। तो H यहाँ पे थे, H को भी हम काउंट कर लेते थे। तो जिस तरह से काउंट करने से हमारे लिए ईजी हो जाएगा, 1 2 3 4। N कितने आ गए, 4 हो गए, और ये वाला N क्या हो गया, 5N हो गया, ये वाला। ठीक हो गया। उसके बाद H को काउंट करते हैं, 1 2 और 1 3, 3 और 1 4,
4 5, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इसका क्या हो गया, गुआनिन का स्ट्रक्चर हो गया C4H5N5 और O जो है वो सिंगल ही है। तो ये हमारे पास एडिनिन और गुआनिन का स्ट्रक्चर हो गया, राइबोस और डिऑक्सीराइबोस का हो गया। न्यूक्लियोटाइड की समझ आ गई है। अब मैं आपको pyrimidine बना के दिखाती हूँ कि pyrimidine का स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा होता है। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने साइटोसिन का जो है वो भी स्ट्रक्चर बना लिया है, सही है। एक छोटी सी मिस्टेक हुई है मुझसे, वो ये कि जो लास्ट मैंने आपको एडिनिन का स्ट्रक्चर दिखाया था वहाँ मैंने यहाँ पे ओ लगा दिया था। तो बेटा यहाँ पे ओ नहीं आना, सॉरी टू से, यहाँ पे एच आना है, ओ उसमें आता ही नहीं है। ये थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है मुझसे, ये आप ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये है साइटोसिन का स्ट्रक्चर। एडिनिन के स्ट्रक्चर में ओ नहीं आता, सही, एच आना था, यहाँ पे मैंने वो ओ लगाया हुआ था, मैंने अभी देखा है, तो इसको आपने ठीक कर लेना है, सही है। ये साइटोसिन हो गई। साइटोसिन का C4 है, H5 है, N5 है और O कितने हैं, 0 है। तो ये इसका क्या है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, नॉट अ डबल रिंग। ये आपको सिर्फ सिंगल रिंग स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है यहाँ तक, ये सिर्फ साइटोसिन का है। और ये हमारे पास किसका है, यूरासिल का है। ये भी सिंगल स्ट्रक्चर है और ये भी सिंगल रिंग है, क्योंकि हमने pyrimidine में पढ़ा है ना, pyrimidine में, कि ये जो होते हैं सिंगल रिंग होते हैं और प्यूरिन जो होती है वो डबल रिंग होती है। तो वो दोनों जो थे वो डबल रिंग थे, सही। अब ये हमारे पास थायामीन है, तो ये भी क्या है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है इसका। इसके अंदर आप काउंटिंग करके लिख सकते हैं, बहुत आसान फार्मूला हो जाएगा इसके लिए, आपके लिए, अगर आप इसको काउंटिंग करके लिख लेंगे। तो काउंट करते हैं, चलें। पोजीशन 1 पे हमारे पास C है, C2, C3, C4 और C कितने हैं, 5C हैं। और H हमारे पास कितने हैं, H1, H2, H3 और H3, 6 हो गए। H 6 हो गया, N कितने, 2 हैं और O कितने हैं, 2 हैं, सही है। तो इसका फार्मूला C5, H5, 6, N2, O2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गई, थायामीन हो गई, सही है। अब ये जो है नेक्स्ट इसका फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनना है, उस बॉन्ड को देख लेते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, तो बॉन्डिंग ऑफ डीएनए की बॉन्डिंग हमने चेक करनी है कि बॉन्डिंग कैसे होती है। तो नाइट्रोजन बेस जो होती है इज़ अटैच टू कार्बन 1 ऑफ द पेंटोज शुगर इन न्यूक्लियोटाइड, और फास्फोस्फेट शुगर जो होती है इज़ अटैच टू द कार्बन 5। देखिए पीछे मैंने आपको जब न्यूक्लियोटाइड बनाया था तो मैंने बताया था कि नाइट्रोजन बेस जो होती है वो 1 पे होती है, वो डायग्राम भी बनाई है, ठीक है। तो अभी मैं उसको समझाती हूँ। और कार्बन 5 जो होती है अटैच होती है शुगर पे। और द फ्रीली हाइड्रोक्सल ग्रुप रिएक्ट केमिकली विद ईच अदर। एक इनके साथ ना फ्री हाइड्रोक्सल ग्रुप जो होता है वो हमेशा अटैच होता है। अब ये जो हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच होता है ये क्या करता है, ये रिएक्शन बना देता है ना, अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन देम, इनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। इट लिंक्स टू रिएक्शंस, ये दो रिएक्शंस को मिला देता है और इस रिएक्शन को डिहाइड्रेशन रिएक्शन कहते हैं। और ये अलाउ करता है, इट अलाउ डीएनए एंड आरएनए टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, कि ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ये इन दोनों को जब मिलाता है तो इट मीन्स कि एक लंबी न्यूक्लियोटाइड की चेन जो है वो बन सकती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो द फास्फेट ग्रुप इज लिंक टू द, लिंक करता है टू द टू शुगर, कितने शुगर होते हैं, 2 शुगर, शुगर ऑफ ईस्टर PO4 POC बॉन्ड, ठीक है, ईस्टर बॉन्ड। दस द लिंकेज बिटवीन 2 न्यूक्लियोटाइड इज फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, के 2 न्यूक्लियोटाइड के दरमियान जो लिंकेज होता है उसको क्या कहते हैं, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। द फास्फेट ग्रुप इज लिंक टू द शुगर ऑफ द पेयर ऑफ ईस्टर बॉन्ड, द लिंकेज 2 न्यूक्लियोटाइड के दरमियान, सही है। अब ये देखें, ये मैंने बनाया हुआ है फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, 2 न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। देखें कार्बन 1 पे हमने क्या पढ़ा है यहाँ पे, कि कार्बन 1 पे क्या होती है, पेंटोज शुगर की कार्बन 1 पे क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है, ये न्यूक्लियोटाइड बेस है। ये हमारे पास पूरा जो है ये क्या है, पेंटोज शुगर है, और ये जो है ये बेस क्या है, नाइट्रोजन बेस है। कार्बन 1 पे क्या लगी हुई है, नाइट्रोजन बेस लगी हुई है, ठीक है। और उसने कहा है कि फास्फेट ग्रुप इज अटैच टू द 5 कार्बन, और जो फास्फेट ग्रुप है वो कहाँ पे अटैच है, 5 कार्बन के ऊपर अटैच है। 5 कार्बन जो होती है ये वाला हमारे पास क्या है, 5 कार्बन है। तो ये 2 न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स आएंगे हमारे पास, 2 न्यूक्लियोटाइड यूनिट के दरमियान जो बनता है उसको क्या कहते हैं, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं। तो एक न्यूक्लियोटाइड ये हो गया और दूसरा न्यूक्लियोटाइड क्या होगा, ये होगा। तो सबसे पहले इसको देखते हैं, 1 के ऊपर क्या लगी हुई है, बेस 1
कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 3 पे क्या लगा हुआ है, हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है। कार्बन 4 के ऊपर यहाँ पे कार्बन 5 आ गया, ये हमारे पास क्या है, कार्बन 5 है। कार्बन 5 के ऊपर क्या लगा हुआ है, फास्फेट ग्रुप लगा हुआ है, ये देखें फास्फेट ग्रुप PO4, P यहाँ पे डबल बॉन्ड O और फिर ये क्या हो गया, ये O नेगेटिव इसलिए लिखा है कि इसकी वैलेंसी को फाइंड आउट करते हैं। यहाँ से मैंने जो है बॉन्ड खींचना भूल गई हूँ, सॉरी, यहाँ से हमने बॉन्ड बनाना था, यहाँ पे मैं आपको अभी बना देती हूँ कि यहाँ पे जो है वो किस तरह से आना है। ये बॉन्ड होगा यहाँ से यूँ, ठीक है। ये कार्बन 3 थी और ये कार्बन क्या आ जाएगी, 5 कार्बन आ जाएगी, और 5 कार्बन के ऊपर हमारे पास क्या लग गया, फास्फेट ग्रुप लग गया, सही हो गया। इसके बाद दूसरा न्यूक्लियोटाइड शुरू होता है, तो दूसरे न्यूक्लियोटाइड की बेस हो गई, इसके 3 कार्बन पे फास्फेट ग्रुप लग गया, और फिर 4 कार्बन और ये 5 कार्बन के ऊपर फिर क्या लग जाएगा, हमारे पास न्यूक्लियोटाइड लग जाएगा, यानी कि ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम जाता है। द 2 यूनिट्स पॉलीमर ऑफ दिस रिएक्शन स्टिल हैज फ्री 5 फास्फेट ग्रुप एट वन एंड एंड 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप टू द अदर एंड। अब देखें यहाँ से समझने की बात जो आई है कि उसने कहा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 1 2 3 कार्बन पे क्या लग गया, फास्फेट ग्रुप, सही है। इधर से कौन से कार्बन पे लगा था, 5वें कार्बन पे लगा था, और 3 कार्बन पे क्या लगा था, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा था। उसने क्या कहा है कि एक फास्फेट लगता है एट वन एंड एंड 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कि तीसरे के ऊपर क्या लग रहा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग रहा है, और 5वें के ऊपर क्या लग रहा है, हमारे पास हाइड्रोक्सी ग्रुप लग रहा है। तो देखें यहाँ पे हमारे पास क्या था, इसका 5वां था, इसके 5वें के ऊपर क्या लग रहा था, क्या लग रहा है, ये यहाँ पे हमारे पास पेंटोज शुगर लग रहा है, और यहाँ पे क्या लग रहा है, हाइड्रोक्सिक लग रहा है, और इसके 3 कार्बन पे हाइड्रोक्सिक पेंटोज शुगर लग रहा है, और ऊपर वाले पे क्या लग रहा है, 5 के ऊपर, यानी ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम जाएगा। जैसे आपने न्यूक्लियोटाइड DNA में पढ़ा था कि वो 5 से 3 स्टैंड होता है और 3 से 5 स्टैंड होता है, सेम लाइक दिस, पहले पे बेस है, दूसरे पे क्या है, सिंपल है, तीसरे कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप, चौथा कार्बन फ्री है, 5वें कार्बन पे क्या लग गया है, पेंटोज शुगर लग गया, फास्फेट ग्रुप लग गया है, और फास्फेट ग्रुप के बाद ये तीसरे कार्बन का जो है उसके ऊपर भी क्या लगा हुआ है, फास्फेट ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो। अब इसके वाले 5 पे कौन सा ग्रुप लगेगा, फिर से हमारे पास पेंटोज शुगर ग्रुप लग जाएगा, सॉरी फास्फेट ग्रुप लग जाएगा। तो ये एक शुगर है, ये एक सीक्वेंस है जिसको हम क्या कहते हैं, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं। 2 न्यूक्लियोटाइड के दरमियान द फास्फेट ग्रुप इज लिंक्ड बिटवीन 2 शुगर पेयर और क्या होते हैं, 2 न्यूक्लियोटाइड। 2 न्यूक्लियोटाइड के दरमियान जो लिंकेज बनता है उसको हम क्या कहते हैं, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं। ये बॉन्ड जो है आपने अच्छी तरह से याद करना है, इसकी डायग्राम लाजमी बनानी है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, सही हो गया। ये पूरे 2 न्यूक्लियोटाइड हैं, एक न्यूक्लियोटाइड ये हो गया और एक न्यूक्लियोटाइड ये हो गया। न्यूक्लियोटाइड हमारे पास क्या था, जिसके ऊपर बेस भी हो, जिसके ऊपर क्या हो, पेंटोज शुगर भी हो, और जिसके ऊपर क्या हो, PO4 भी हो। तो ये PO4 हो गया, ये पेंटोज शुगर हो गई, और ये बेस हो गई। तो ये हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड बनता है और ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड बनता है। इनके दरमियान जो लिंकेज है वो क्या कहता है, फास्फोडाइस्टर। मैनी थाउजेंड न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं ज्वाइन टुगेदर स्टैंड ऑफ DNA एंड RNA। तो इस तरह से ये आगे 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 जुड़ते जाएंगे और बहुत सारे थाउजेंड्स जो है न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस बनता जाएगा। इन दिस वे मैनी थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड ज्वाइन टुगेदर इन फॉर्म अ लॉन्ग चेन। लीनियर स्ट्रैंड ऑफ द DNA का लीनियर स्ट्रैंड एंड RNA जो है वो ज्वाइन होता जाएगा। कैसे, ऑलवेज भी 5 फास्फेट ग्रुप एट वन एंड एंड 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट अदर एंड। एक एंड पे क्या होगा, 5 जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा और दूसरे पे क्या होगा, जो है उस पर फास्फेट ग्रुप होगा। तो देखें 5 कार्बन के ऊपर क्या है, फास्फेट ग्रुप है, और 3 के ऊपर क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। सेम लाइक ये सीक्वेंस चलता जाएगा। आगे थोड़ा सा हमें बताया वर्क ऑफ द चरगफ एक साइंटिस्ट था, अरविंद चरगट। इसने कहा है कि ऑलवेज ही प्रूव दैट द अमाउंट ऑफ DNA के अंदर जो है अमाउंट ऑफ एडिनिन एज जो होती है इज ऑलवेज इक्वल टू थायामीन। कि जो एडिनिन होती है वो हमेशा किसके इक्वल होती है, थायामीन के होती है। और अमाउंट ऑफ गवानीन इज इक्वल टू साइटोसिन, कि साइटोसिन जो होती है वो उनके इक्वल होती है। वैसे तो हमने पढ़ा था कि देयर इज ऑलवेज प्रोपोर्शन जो होती है ऑफ प्यूरिन हमारे पास क्या होती है, A और G थी। प्यूरिन हमारे पास क्या थी, एडिनिन और गवानीन थी ना। प्यूरिन जो थी वो क्या थी, डबल रिंग थी, और जो हमारे पास प्रिमिडीन थी वो क्या थी, C+T थी, यानी कि साइटोसिन और प्लस क्या थी, थायामीन थी। यानी कि ये डबल रिंग थी, ये सिंगल रिंग थी, और ये क्या थी, डबल रिंग थी। अब इनका सीक्वेंस कैसे बनेगा कि एडिनिन हमेशा किसके
आएगी? थायामीन के साथ। एडिनिन इज इक्वल टू थायामीन और ग्वानिन किसकी होगी? साइटोसिन। यानी कि इनका आपस में क्या हो जाएगा? इनका आपस में क्रॉस बन जाएगा कुछ इस तरह से, ये इसके साथ और ये इसके साथ। ये हमेशा सीक्वेंस आएगा AT और यहाँ पे क्या आएगा? GC। सही है, यानी कि एक जो है वो सिंगल रिंग है और दूसरी क्या है? डबल रिंग है, तो ये आपस में अटैच करेंगे। इसके बाद छोटा सा पॉइंट नीचे वैसे ही पढ़ा देती हूँ आपको। रोसलैंड फ्रैंकलिन ने कहा है, एक्सरेज बनाई थी उसने DNA की, तो उसने प्रूव किया कि चरगफ के ये जो चरगफ का काम था, उसने कहा कि एक्सरेज जब आपस में बम्बार्डिड हुई तो इनका पाथवे बना और इनके अंदर फोटोग्राफिक फिल्म के अंदर जब इसने इसका ना स्ट्रक्चर लिया तो DNA का स्ट्रक्चर उसने कहा कि DNA जो होती है उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है? जिगजैग मैनर में होता है। रोसलैंड फ्रैंकलिन जो था उसने प्रपोज किया एक्सरेज को पैटर्न ऑफ द DNA के अंदर लेबॉर्ट्री में। तो जब उसने इसके ऊपर पूरा काम किया तो उसने कहा कि जो DNA मॉलिक्यूल्स हैं वो हेलिक्स हैं, बलदार हैं, ठीक है। इट हैज़ डायमीटर ऑफ 2 ग्राम। इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड हेलिक्स टर्न आफ्टर 3 and 5 टर्न। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ऐसे समझा देती हूँ कि जो हमारे पास साइंटिस्ट आया है रोसलैंड फ्रैंकलिन, उसने इसके ऊपर काम किया है। रोसलैंड फ्रैंकलिन और मैरीक्यू विकिंस, इन दोनों ने DNA के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए इसके ऊपर एक्सरेज गुजारी। जब एक्सरेज गुजारी तो एक्सरेज जो थी वो उसके ऊपर टकराई और आपस में इनका जो फोटोग्राफिक फ़िल्म जो थी, फोटोग्राफिक फ़िल्म के ऊपर जैसे हम किसी चीज़ के नेगेटिव्स लेते हैं पुराने वक्तों में, तो उनके नेगेटिव्स के तौर पे जो हमारे पास जो चीज़ सामने आई वो कुछ इस तरह से थी कि DNA का जो स्ट्रक्चर था वो हेलिक्स था, बलदार था और 2 नैनोमीटर तक जाता था। जब उसने इसके ऊपर यूं ये था, उसने कहा एक्सरेज इसके ऊपर गुजारी तो इसने कहा कि ये क्या है? डबल हेलिक्स है। यहाँ से इसका जो फासला है वो क्या है? 2 नैनोमीटर है और ये जो इनके दरमियान इनके दरमियान 2 नैनोमीटर है और एक टर्न दूसरा टर्न जो है वो 3.4 नैनोमीटर तक जाता है। तो ये टर्न जो है ये 3.4 है और आपस में यहाँ पे हमारे पास क्या होगी? एडिनिन हमेशा किसके इक्वल थी? थायामीन के, और ग्वानिन जो है हमेशा किसके इक्वल होगी? साइटोसिन के। तो इन दोनों के दरमियान जो है वो 2 नैनोमीटर है और बाकी जो है वो 3.4 नैनोमीटर आ जाएगा। सही हो गया? ये इसने उसका डिफरेंस बताया है कि ये जो है 2 नैनोमीटर है, इट इज़ कंप्लीट हेलिक टर्न आफ्टर एवरी 3.4 नैनोमीटर, कि ये जो पूरा हेलिक है ये किस तरह से टर्न होता है? 3.4 के ऊपर जाके टर्न होता है। सही हो गया? तो यहाँ पे आपने इसकी रीडिंग कर लेनी है। यहाँ से बताना है कि रोसलैंड फ्रैंकलिन प्रिपेयर दिस एक्सरेज डिफरेंशिएट पैटर्न ऑफ द DNA इन लेबॉर्ट्री, और उसने जो है ब्रिटिश बायोकेमिस्ट था म्यूरिस विल्किंस, ठीक है। म्यूरिस विल्किंस जो था, म्यूराइस भी बोल सकते हैं इसको, मायराइस जो था, विल्किंस, इसने क्या किया है? DNA फाइबर्स बनाए और उसने इनको सजेस्ट किया शेप ऑफ द DNA, कि DNA की जो शेप है वो क्या है? डबल हेलिक्स है। ये रस्सीदार है, बलदार रस्सी की तरह है और लैडर लाइक भी हो सकता है। इसका डायामीटर जो है वो 2 है, आपस में ये 2 है और एवरी 3.4 नैनोमीटर के बाद ये टर्न हो जाता है, यानी कि ये इसकी टर्न जो होती है। तो ये आपका पूरा टॉपिक हो गया जिसमें हमने क्या पढ़ा है? नेचर ऑफ द केमिकल नेचर ऑफ DNA। सबसे पहले ये बताया है कि क्या था, किस तरह से, और प्यूरिन, प्रिमिडीन और ये सारा स्ट्रक्चर पढ़ा है। सबसे इम्पॉर्टेंट इसके अंदर से जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन ही अराइज होते हैं मोस्टली। ये वाला फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, प्यूरिन और प्रिमिडीन का डिफरेंस, ये लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से नहीं आता, शॉर्ट ही आते हैं। तो मोस्टली यही आएगा इसमें से कि जो है प्यूरिन क्या होती है, प्रिमिडीन क्या होती है और जो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या होता है, या बाजुकात ये वाला पूछ लेते हैं। तकरीबन लॉन्ग नहीं आता तो, लेकिन आपको याद सारा ही करना पड़ेगा क्योंकि इसमें जो है क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं शॉर्ट के हिसाब से। तो इसने आपने जो है असाइनमेंट में ये सारी डायग्राम्स बनानी है, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाना है, ग्वानिन, एडिनिन, साइटोसिन, थायामीन, यूरासिल, इन सब का पूरा स्ट्रक्चर बनाना है। तो अल्लाह हाफिज़।